ओशिनोको का सीजन 2 पहले सीजन की हर चीज को दिखाता है जो हमें पसंद आई थी और शोहरत की दुनिया के पीछे के दर्द, स्ट्रगल और काली सच्चाई को और भी गहराई से दिखाता है। टोक्यो ब्लेड स्टेज प्ले की इंटेंस राइवलरी से लेकर अक्वा की अपने ट्रॉमा से लड़ाई और रूबी के दिल तोड़ने वाले इरादे तक, ये सीजन एक के बाद एक इमोशनल ब्लो देता है। इस पूरे रिकैप में हम हर उस ट्विस्ट, राइवलरी और रेवलेशन के बारे में जानेंगे जिसने ओशिनोको के सीजन 2 को बनाया। जिफ में बीकोमाची के डेब्यू के 4 महीने बाद अक्वा, काना और आकाने अपने को स्टार्स मेल्ट नारुशिमा, साकुया कामोशिदा और ताइकी हिमेकावा के साथ टोक्यो ब्लेड स्टेज प्ले के लिए रिहर्सल्स शुरू करते हैं। इस बीच बीकोमाची लगातार पॉपुलर हो रहा है और अपने फैंस के लिए कई छोटे कॉन्सर्ट्स कर रहा है। अक्वा अपने पिता को ढूंढने की उम्मीद में लाली के डायरेक्टर तोशिरो किंडाइची के करीब जाने का मौका लेता है, जबकि प्ले के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुमियाकी राइडा प्रोडक्शन की देखरेख करते हैं। रिहर्सल के दौरान काना और ताइकी की एक्टिंग स्टाइल्स काफी मिलती जुलती दिखाई देती है। आकाने को काना के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है क्योंकि उसका कैरेक्टर प्रिंसेस साया काना जितना पॉपुलर नहीं है। प्रिंसेस साया का मांगा में कोई बड़ा रोल नहीं है, इसलिए आकाने के पास खुद को ठीक से दिखाने के लिए काफ़ी मटेरियल नहीं है, जिसमें स्क्रिप्ट राइटर गोआ प्रिंसेस साया की पर्सनैलिटी नहीं बदलता। गोआ मानता है कि उसने यह प्ले के 2 घंटे के रन टाइम में फिट होने के लिए किया, जिसे किंडाइची सपोर्ट करता है। टोक्यो ब्लेड और स्वीट टुडे के क्रिएटर्स आबिको समीजिमा और योरिको किचिजोजी फिर एक रिहर्सल में जाते हैं। इसे देखने के बाद अबिको कहती है कि वह पूरी स्क्रिप्ट को फिर से लिखना चाहती है। कास्ट की शुरुआती मीटिंग के फ्लैशबैक में आकाने अक्वा के साथ फिर से को स्टार बनकर खुश थी, जिससे काना को जलन हो रही थी। बाद में मेल्ट ने स्वीट टुडे सीरीज में खराब काम करने के लिए काना से माफी मांगी और वादा किया कि उसने तब से अपनी एक्टिंग में सुधार किया है। दूसरी तरफ अबिको योरिको से मिली, उसने अपनी मांगा को एक प्ले के लिए अडेप्ट किए जाने पर अपनी चिंता जाहिर की और योरिको को चिंता थी कि अबिको की अजीब पर्सनैलिटी प्रोडक्शन में रुकावट डालेगी। वापस प्रेजेंट में अबिको गोआ पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर दिया और उसके कई कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज बदल दी। फिर पता चलता है कि जब तक अबिको का इनपुट गोआ तक पहुंचा, तब तक कई इंटरमीडियरीज से गलत फहमियों के जरिए गुजरने के कारण उसका मतलब बदल चुका था। अबिको क्रू को स्क्रिप्ट दोबारा लिखने देने के लिए मजबूर करती है और प्ले के लिए अपनी मंजूरी वापस लेने की धमकी देती है। गोआ अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन से हट जाता है क्योंकि वह अबिको को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। नई स्क्रिप्ट फाइनल होने तक रिहर्सल रोक दी गई है, इसलिए आकाने अक्वा को एक मॉडर्न थिएटर प्ले दिखाने के लिए डेट पर बुलाती है। बीकोमाची के पॉपुलर होने से खुश होने के बावजूद रूबी अभी भी इस बात से परेशान है कि वह अपने दोस्तों से पीछे है। हालांकि काना का प्ले खत्म होने तक बीकोमाची के कॉन्सर्ट्स रोक दिए गए हैं। इस बीच आकाने अक्वा को स्मैश हेवन का एक प्ले देखने के लिए IHI स्टेज अराउंड टोक्यो ले जाती है, जो एक 360 डिग्री घूमने वाला थिएटर है, जहां वह प्रेजेंटेशन और एक्टिंग से इम्प्रेस होता है। फिर उनकी मुलाकात राइडा से होती है, जो बताता है कि गोआ स्मैश हेवन प्ले का राइटर था। अक्वा इस नतीजे पर पहुंचता है कि अबिको टोक्यो ब्लेड प्ले के लिए सही स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएगी और राइडा से गोआ को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए कहता है। गोआ के काम का मजा लेते हुए अक्वा ज्यादा सीधा तरीका अपनाने का फैसला करता है और योरिको से अबिको को एक एनवलोप देने के लिए कहता है। योरिको अबिको के अपार्टमेंट में जाती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह लेटेस्ट टोक्यो ब्लेड चैप्टर की डेडलाइन को पूरा करने के लिए खुद पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। जब योरिको अबिको को चैप्टर खत्म करने में मदद करती है, तो सुबह सुलह होने से पहले वे अपनी अपनी मांगा को लेकर बहस करने लगते हैं। फिर अबिको अक्वा का एनवलोप खोलती है, जिसमें स्मैश हेवन प्ले का टिकट होता है, जिसमें वह जाने का फैसला करती है।
अबिको स्मैश हेवन प्ले देखती है और उससे इम्प्रेस होती है। राइडा को ऑडियंस में अबिको के होने का पता चलता है और वह उससे पर्सनली मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह गोवा को दूसरा मौका दे। योरिको की सलाह याद करते हुए अबिको इस शर्त पर मान जाती है कि वह पर्सनली उसकी राइटिंग को सुपरवाइज करेगी। राइडा उन्हें दूर से साथ काम करने देने का रिस्क लेता है और दोनों की अच्छी बन जाती है। रातों रात स्क्रिप्ट का रिवाइज्ड वर्जन पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। ज़्यादातर कास्ट नई स्क्रिप्ट से एक्साइटेड हैं, लेकिन कम एक्सपीरियंस अक्वा और मेल्ट को चिंता है कि वे इसके साथ नहीं चल पाएंगे। काना अक्वा को वार्निंग देती है कि अपने इमोशंस को दबाने की उसकी आदत के कारण उसे लाइव ऑडियंस के सामने उन्हें प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और सलाह देती है कि वह दुख और खुशी दोनों मेमोरीज को चैनल करने पर ध्यान दे। हालांकि अक्वा को सिर्फ आई की मौत की यादें याद आ रही हैं और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वह आकाने से उसे ठीक होने के लिए गोटांडा के अपार्टमेंट में ले जाने को कहता है और गोटांडा आकाने को बताता है कि अक्वा अभी भी पिछली ट्रेजेडी की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से परेशान है। अपनी प्रोफाइलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके आकाने यह पता लगाती है कि अक्वा असल में आई का बेटा है, और जब वह जागता है तो वह उसे सपोर्ट करने का वादा करती है। अक्वा के ठीक होने के बाद आकाने वादा करती है कि वह उसे हर हाल में सपोर्ट करेगी, भले ही वह उससे कहे कि वह किसी से बदला लेना चाहता है। बदले में आकाने अक्वा से काना और ताइकी के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास अकेले उनसे आगे निकलने का कोई मौका नहीं है। अक्वा मान जाता है और वे सलाह के लिए गोटांडा से सलाह लेते हैं, जो अक्वा को इमोशनल एक्टिंग में माहिर बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच रूबी और मिनामी अक्वा से मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी जगह मेल्ट और साकुया मिल जाते हैं। मेल्ट साकुया को मिनामी के साथ फ्लर्ट करने से रोकता है, जिसके जवाब में साकुया गुस्से में कहता है कि मेल्ट की खराब एक्टिंग प्ले को खराब कर रही है। साकुया रूबी को धोखा देकर उसे अपने कॉन्टैक्ट्स में शामिल करवा लेता है, लेकिन काना और मेमचो उसे वार्निंग देते हैं कि वह स्कर्ट चेसर है। जैसे जैसे रिहर्सल्स जारी रहती है, काना और आकाने की राइवलरी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस यह साबित करने की ठान लेती हैं कि वे एक दूसरे से आगे निकल सकती हैं। इस बीच अक्वा गोटांडा से अपने ट्रॉमा को एक्टिंग में लाना सीखता है। रिहर्सल्स पूरी होने के बाद एक्टर्स प्ले के प्रीमियर की तैयारी करते हैं। टोक्यो ब्लेड प्ले का एक्ट एक बिना किसी रुकावट के चलता है, जिसमें ताइकी का कैरेक्टर ब्लेड, काना और मेल्ट के कैरेक्टर्स त्सुरुगी और किजामी को रिक्रूट करता है, और आकाने, अक्वा और साकुया के कैरेक्टर्स प्रिंसेस साया, टोकी और मोनमे के लीडरशिप वाले शिबुया फैक्शन के खिलाफ शिंजुकू फैक्शन बनाता है। फिर एक्ट 2 की शुरुआत में मेल्ट साकुया के साथ सोर्ड बैटल करता है। परफॉर्मेंस देखते हुए राइडा सोचता है कि कबुरागी ने मेल्ट को क्यों रिकमेंडेड किया। स्टेज पर मेल्ट याद करता है कि कैसे उसके अच्छे लुक्स ने उसे स्कूल में बहुत पॉपुलर बना दिया था, इसलिए उसे अपनी एक्टिंग सुधारने के लिए कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्वीट टुडे में एक्वा और काना की एक्टिंग देखने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह एक इन्फीरियर एक्टर है। अक्वा की सलाह मानकर मेल्ट ने अपनी सारी प्रैक्टिस किजामी और मोनमे के बीच होने वाले मुकाबले में माहिर होने पर फोकस की। ऑडियंस, जिन्हें प्ले के शुरुआती सीन में मेल्ट की एक्टिंग के बारे में पहले से ही कम राय थी, मेल्ट के अचानक इमोशनल होने से हैरान रह जाते हैं। इससे मेल्ट के 2 सबसे बड़े क्रिटिक्स योरिको और साकुया उसके लिए एक नई इज्जत पाने लगते हैं, और वह अक्वा को इसके लिए धन्यवाद देता है। प्ले आगे बढ़ता है, जिसमें शिंजुकू और शिबुया फैक्शंस एक दूसरे से लड़ते हैं और त्सुरुगी अकेले राजकुमारी साया का सामना करती हैं। सीन के दौरान आकाने को याद आता है कि कैसे वह बचपन में काना को अपना आइडल मानती थी और एक्ट्रेस बन गई ताकि वह उसकी तरह बन सके। हालांकि जब वह पहली बार काना से एक ऑडिशन में मिली तो उन दोनों में इस बात पर बहस हो गई कि यह काना के फेवर में है, जिसके चलते काना चिल्लाने लगी कि उसे आकाने जैसे फैन से नफरत है। इस एक्सपीरियंस से घबराकर आकाने ने काना के कामों को समझने के लिए साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की स्टडी शुरू की।
और उसे एहसास हुआ कि काना का सबसे बड़ा डर कोई काम न मिल पाना था, इसलिए उसने अपना टैलेंट रोकना शुरू कर दिया। आकाने ने टोक्यो ब्लेड प्ले से मिले मौके का इस्तेमाल काना को उसके पुराने, ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्टिंग स्टाइल पर वापस लाने के लिए करने का फैसला किया। हालांकि काना आकाने से मैच करने के लिए अपने एक्ट को बेहतर बनाने के लिए ललचाती है, लेकिन वह अपने आप पीछे हट जाती है, यह जानते हुए कि आकाने को स्पॉटलाइट में आने देना पूरे प्ले के लिए बेहतर होगा। बैक स्टेज पर आकाने निराश है कि वह काना का असली रूप सामने नहीं ला पाई। अक्वा उसके पास आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वे दोनों मिलकर काना को स्पॉटलाइट में लाएंगे। सीन के बीच में ताइकी देखता है कि आकाने की एक्टिंग में उसकी और काना की एक्टिंग से बेहतर होने का रिस्क है, इसलिए वह काना को कहता है कि अगले सीन में वह अपनी परफॉर्मेंस का कुछ हिस्सा एड लिब करेगा। अगले सीन में अक्वा, आकाने, काना और ताइकी एक साथ एक्टिंग करते हैं। ताइकी अपना एड लिब शुरू करता है, काना को आकाने के तलवार के वार से बचाकर और उसे अक्वा की बाहों में फेंककर। अक्वा मौका पाकर अपना एड लिब करता है, जिससे ऑडियंस का ध्यान काना पर जाता है। काना को याद आता है कि कैसे उसे अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी कीमत पर एक्टिंग बिजनेस में बने रहने का प्रेशर महसूस हुआ था। काना आखिरकार अपनी पूरी एक्टिंग दिखाती है, जिससे क्राउड और आकाने बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर आकाने ताइकी के तलवार के वार को झेलने के लिए आगे आती है और प्रिंसेस साया की मौत की एक्टिंग करती है। फिर अक्वा को गोटांडा की एडवाइस याद आती है। गोटांडा ने उसे एडवाइस दी कि अगर वह बदला लेने के लिए एक्टिंग करना चाहता है तो उसे अपना सारा गुस्सा और निराशा अपनी एक्टिंग में निकालनी होगी। प्रिंसेस साया का बदला लेने के लिए अक्वा आई की मौत पर अपना गुस्सा दिखाता है और ताइकी पर हमला करता है। अक्वा बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है जो दूसरे एक्टर्स को भी इम्प्रेस करता है। स्टेज पर टॉकी के हारने के बाद ब्लेड और तसुरुगी बताते हैं कि वे प्रिंसेस साया की तलवार का असर उलटकर उसे बचा सकते हैं। जैसे ही प्रिंसेस साया जिंदा होती है, अक्वा सोचता है कि अगर आई कभी मरती ही नहीं तो क्या होता, और राहत और सुकून देने वाली उतनी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। प्ले खत्म होने के बाद आकाने और काना को अभी भी यकीन है कि दूसरी एक्ट्रेस बेहतर है। इस बीच अक्वा ने सभी कास्ट और प्रोडक्शन स्टाफ का डीएनए टेस्ट करने का मौका लिया है। फिर वह बाकी कास्ट के साथ एक पार्टी में जाता है और किंडाइची से यह जानने के लिए मिलता है कि वह क्या जानता है, और वह बताता है कि उसने ताइकी को एक ऑर्फनेज से गोद लिया था। फिर अक्वा अकेले में ताइकी के पास जाता है और उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वे सौतेले भाई हैं, जिसका मतलब है कि उनके पिता शायद एक ही हैं। ताइकी बताता है कि उसकी माँ आयरी हिमेकावा एक जानी मानी एक्ट्रेस थीं, जबकि उसके पिता सेइजुरो उएहारा नाम के एक और एक्टर थे। हालांकि कई साल पहले दोनों की डबल सुसाइड में मौत हो गई थी। इस खुलासे से अक्वा अपनी जिंदगी बदला लेने के अपने जुनून से आज़ाद होकर जीता है। इस बीच मेम चो रूबी और काना के साथ बीकोमाची के यूट्यूब चैनल के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे पाए, इस पर सोचती है। मेम चो रूम टूर वीडियोस पोस्ट करने का आइडिया देती है, जिससे रूबी को शक होता है कि क्या उसे आई की यादगार चीज़ें हटा देनी चाहिए ताकि यह बात छिप जाए कि वह उसकी बेटी है। उस रात वह सोचती है कि कैसे वह न केवल आई की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि अब मिसिंग गोरो का ध्यान खींचने के लिए बी कोमाची को फिर से जिंदा करना चाहती थी। मेमचो का दूसरा प्लान एक ओरिजिनल सॉन्ग के साथ एक म्यूजिक वीडियो फिल्म करना है, लेकिन मियाको ने जिस कंपोजर हिमुरा को काम पर रखा है उसे इंस्पिरेशन की कमी है। ऐसे में रूबी उसे हिम्मत देने के लिए एक वीडियो मैसेज भेजती है। टोक्यो ब्लेड प्ले खत्म होने के बाद अक्वा बी कोमाची के साथ मियाजाकी में उनके म्यूजिक वीडियो की शूटिंग में मदद करने के लिए मान जाता है, वही शहर जहां वह काम करता था और गोरो के रूप में अपनी पिछली जिंदगी में मर गया था। मियाजाकी की ट्रिप की तैयारी के लिए काना अक्वा को एक सही सूटकेस खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले जाने का ऑफर देती है, जिसके लिए वह मान जाता है। ज्यादातर दिन साथ बिताने के बाद काना घर लौटती है और सोचती है कि क्या अक्वा को डेट करना पॉसिबल है और आकाने के साथ उसका असली रिश्ता क्या है।
अगले दिन अक्वा आकाने से उससे ब्रेकअप करने के इरादे से मिलता है, जिसका अंदाज़ा उसे पहले ही हो चुका होता है। अक्वा बताता है कि उनका रिश्ता शुरू से ही असली नहीं था और जब से उसे पता चला है कि उसके पिता मर चुके हैं, अब बदला लेने या आकाने को अपने साथ लेने का कोई कारण नहीं है। आकाने खुद भी पक्के तौर पर नहीं जानती कि प्यार के अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से अक्वा के लिए उसके मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं या नहीं, लेकिन उसे अक्वा की कहानी में एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी दिखती है जो बताती है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। हालांकि वह इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती है कि उसे अक्वा को बताना चाहिए या नहीं। इस बीच रूबी आई की कब्र पर जाती है। जब वह जाती है तो अनजाने में वह अपने और अक्वा के असली पिता के पास से गुजरती है, जिन्हें रूबी की आइडेंटिटी पता होती है क्योंकि वह आई की कब्र पर भी जाते हैं। अक्वा आकाने को मियाजा की ट्रिप पर साथ ले जाता है, जिससे रूबी बहुत खुश होती है और काना परेशान हो जाती है। शहर पहुंचने पर वे मेमचो की दोस्त और वीडियो क्रिएटर एनेमोन मोनेमोन से मिलते हैं, जो तुरंत बी कोमाची से उनका म्यूजिक वीडियो शूट करना शुरू करवाती है। इस बीच अक्वा आकाने को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछने के लिए लोकल हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि गौरव अभी मिसिंग है। फिर वह उस चट्टान पर जाता है जहां वह गौरव के तौर पर मरा था, लेकिन उसे उसकी लाश नहीं मिलती। आखिर में वह उसके पुराने घर पर रुकता है और आकाने को गौरव की जिंदगी के बारे में ऐसे बताता है जैसे वह उसका कोई फैमिली फ्रेंड हो। उन्हें पता नहीं होता कि एक मिस्टीरियस सफ़ेद बालों वाली लड़की चुपके से उन पर नज़र रख रही है। स्टूडियो पहुंचने पर आकाने अक्वा को काना को डेट करने से मना करती है, क्योंकि आइडल्स का आदमियों से मिलना जुलना मना है। अपनी फिल्मिंग का हिस्सा खत्म होने के बाद रूबी आकाने के साथ चली जाती है, लेकिन उसकी रूम की चाबी एक कौवा चुरा लेता है। जब वे उसका पीछा करते हैं तो रूबी को याद आता है कि कैसे गोरो ने उसे आइडल बनने के लिए इंस्पायर किया था। हालांकि जब वे कौवे का पीछा करते हुए एक गुफा में जाते हैं तो उन्हें गोरो की लाश मिलती है, जिस पर रूबी को यकीन नहीं होता। गोरो की लाश मिलने के बाद रूबी का मूड और भी खराब हो जाता है। इस बीच अक्वा आकाने के सामने मानता है कि वह गोरो की लाश ढूंढने के लिए उसे धीरे धीरे मैनिपुलेट कर रहा था। अब जब उसे सब कुछ समझ आ गया है तो वह आकाने के साथ एक असली रिश्ता शुरू कर सकता है, जिसे वह मान लेती है। बाद में रूबी के पास सफ़ेद बालों वाली लड़की आती है, जो उसे बताती है कि आई और गोरो दोनों का मर्डर एक ही आदमी ने किया था और उसका एक साथी भी था, जो रूबी को सच का पता लगाने को कहती है। रूबी को लगता है कि अक्वा के एक्टर बनने का कारण साथी को ढूंढना और उससे बदला लेना है, जिससे वह भी वही करने के लिए मजबूर हो जाती है। 6 महीने बाद बी कोमाची का नया म्यूजिक वीडियो पॉप इनटू रिलीज हुआ, जो बहुत सफल रहा, जिससे ग्रुप की फेम और बढ़ गई, जबकि आकाने एक नई रिलीज्ड फिल्म में काम कर रही है। अक्वा और रूबी जल्द ही हाई स्कूल के अपने दूसरे साल में पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद अक्वा और रूबी के पिता एक औरत का मर्डर कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी आंखें आई अक्वा और रूबी जैसी ही हैं।